हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 12। अब तक हम 11 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ चुके हैं और प्लस टू क्लास की पहली यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका आज हम 12वां लेक्चर 12th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से कह दें, अपने इस प्यारे से चैनल पढ़ो फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और साथ साथ अपना कॉपी और पेन तैयार कर लें और सुंदर सुंदर साफ साफ नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, हमने अपने 11th लेक्चर में सीखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। पॉइंट है वो लाई करता है एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक बार इक्वेटोरियल पे निकाला था एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एट एनी पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद आज हम जिक्र करते हैं कि अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन an electric dipole is placed in uniform electric field। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो क्या होगा उस डाइपोल के ऊपर। सबसे पहले जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की बात करता हूं मैं। नेट फोर्स दैट इज, मैंने कहा इसको एफ नेट से। नेट फोर्स क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट टॉर्क दैट इज टो नेट टॉर्क में जीरो और मे नॉट बी जीरो। जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी होगा, दोनों कंडीशंस आएंगी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान रहे। आपको एक बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ गई बात? मेरा डस्टर किधर गया? चलिए, तो ये है हमारे पास में व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। फोर्स तो लगेगा, फोर्स एक्ट करेगा डाइपोल के ऊपर, बट वो किस तरह से नेट फोर्स जीरो होगा अब हम वो चीज देखेंगे और साथ में हम उसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, इसी में आ जाएगी सारी बातें। फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क in due to the dipole, torque on dipole in uniform electric field। ठीक है, हम ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। अब हमने सबसे पहले यहां ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आप सभी को पता है, हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने कहा आपसे कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सभी उस तरफ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मैंने आपसे कहा कि एक डाइपोल को मैंने इस तरह से रखा। ये मैंने एक डाइपोल रख दिया। हाँ, इसको हम आपको अच्छे से शो हो जाएगा। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है जिसका ये चार्ज है -q + q। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? उधर की तरफ होगी, p की डायरेक्शन। ओके, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा आपसे कि इसका जो सेंटर है वो ये है, तो ये जो लेंथ है ये a हो गई और ये लेंथ है ये a हो गई। ठीक है, अब हमने यहां क्या देखा कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये हमेशा कहां लगता है? अलोंग द, जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग इधर लगेगा एफ कितना होता है क्यू ई लगेगा ना। अब इस नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा इधर, ये एफ क्या होगा वही एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब देखिए आप ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो नेट फोर्स कितना हुआ 0। इसलिए हम कहते हैं इस केस के अंदर एफ नेट हमेशा क्या होगा 0 होगा, ऑलवेज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे नॉन यूनिफॉर्म की बात हम बाद में करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा वो, ठीक है। अच्छा यहां यूनिफॉर्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन इट्स। एक बात और है देखिए यहां पर ये याद रखनी है आपको, बात बड़ी अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल, ठीक है, in its electric field try to rotate the dipole in its own direction, आपको ये बात याद रखनी होगी यहां, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यहां पर ये प्रॉपर्टी रहेगी डाइपोल को अपनी खुद की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। अभी हम बताएंगे आगे जब धीरे धीरे करेंगे किस तरह से लेकर के आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये जो फोर्स लग रहे हैं दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स, ये क्या कर रहे हैं ट्राई टू रोटेट इट, ठीक है ना। तो द टर्निंग इफेक्ट, इसको टर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक टर्निंग इफेक्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा, और टर्निंग इफेक्ट अगर प्रोड्यूस होगा तो क्या बनेगा इसके ऊपर टॉर्क क्रिएट होगा। तो जब हम टॉर्क निकालेंगे तो ये तो हम नहीं कह सकते कि टॉर्क क्या 0 होगा, ठीक है, वो कंडीशंस बाद की आएंगी। सबसे पहले हम एक डेरिवेशन करेंगे अब यहां पर, ठीक है। देखिए अब हम टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसके सेंटर को देखना, क्योंकि जो ये टर्न करेगा तो किसके अलोंग करेगा टर्न, ये अपने एक्सिस के अलोंग करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये होगा, ठीक है, सेंटर मास लाई करेगा यहाँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसका यू होगा, ये इसके अलोंग यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इधर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ठीक। अगर हमने कहा ये एंगल जो ये था डाइपोल हमारे पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बनाता है बेटा थीटा, तो ये एंगल क्या होगा थीटा एंगल होगा। तो ये एंगल जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा थीटा होगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा अब हम यहां बात करें अगर तो आप बताइए ये ए है ये थीटा है, तो ये थीटा जो है ये कोस के ऊपर होती है लाइन, ठीक है, एंगल के साथ। जब ये थीटा यू बन रहा है तो थीटा जिसके साथ बनता है वो कोस थीटा, ये तो ये वाली लाइन किसकी है, ये है ए साइन थीटा, समझ गए ना मेरा मतलब, ये क्या होगा ए साइन थीटा। अब हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं टॉर्क को, तो टॉर्क जब आप निकालोगे तो टॉर्क क्या आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा इन दोनों के साथ में जब हम देखेंगे यहां फोर्स है टॉर्क है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ में आ रही है। अब बात यहां का जो टॉर्क है, जितना इफेक्ट यहां हो रहा है सेंटर मास से, इसके सेंटर से जितना ये वाला पार्ट इसका टर्न कर रहा है उतना ही टर्न ये भी कर रहा है। तो जब मैं नेट टॉर्क की बात करता हूं टो नेट, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी टो 1 प्लस ऑफ टो 2। भाई इस तरफ की जो वैल्यू है ये हमें टो 1 की वैल्यू देगी, और जो इस तरफ जो टर्न करेगा ये ऊपर की तरफ ऐसे टर्न कर रहा है, ये नीचे की तरफ ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है। ध्यान देइए क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, तो ये आ गया मेरे पास में टो 2 इस तरफ, ठीक है। तो टो 1 प्लस ऑफ टो 2, तो दोनों टॉर्क हम निकाल लेंगे। तो टो 1 की वैल्यू कितनी आएगी जरा आप बताएंगे
फोर्स कितना है ई क्यू, तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर अगर मैं ये कहूं आपसे ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग सेंटर ओ, और ये वाला जो पॉइंट है ये कहा मैंने पी, तो यहां पर क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीबी। ठीक है, अच्छा तो अब टो वन की वैल्यू जब आप निकालोगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, या आप कह सकते हो एफ ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसी टाइप से सेम सिमिलर वे से मैं अगर यहां की बात करूंगा तो यहां सेम मेथड वही टोर निकालना है हमें, ये मिड पॉइंट था इसका, तो टो टू की वैल्यू भी सिमिलर यही आएगी एफ ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा तो टोर कितना आ गया भाई, टो वन प्लस ऑफ नेट टोर की बात कर रहा हूं मैं, टो वन प्लस ऑफ टो टू इज इक्वल टू, तो कितना हो गया 2 FA साइन थीटा। बताइए यहां तक कोई डाउट है तो? अब जो नेट टॉर्क आया मेरे पास, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 2F, F कितना है QE, ठीक है, इंटू में A साइन थीटा। ठीक है, अब जो नेट टॉर्क आएगी वैल्यू, तो जो नेट आया ये बराबर आया, बेटा मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूं, ये Q 2 और A इंटू में 2A, एक साथ लिख दिया मैंने इसको 2A के साथ में, और इंटू में E साइन ऑफ थीटा, तो टो इज इक्वल टू टो नेट, नेट टॉर्क किसके बराबर आया, ये क्या बन गया P और ये E और साइन थीटा, ये रिजल्ट आया मेरे पास में टॉर्क का। समझ रहे हैं आप, यही टॉर्क का रिजल्ट आएगा, टो नेट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अच्छा एक बात ध्यान रहे, जब फोर्स जीरो क्यों यहां पर जैसे हमने कहा नेट फोर्स जीरो होता है, देखिए बेटा जब फोर्स नेट फोर्स जीरो इसलिए हो रहा है यहां, जब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, कि फोर्स क्या है एक लाइन में तो नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप का जो फोर्स जो एक लाइन में नहीं लगता, ठीक है, नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, अलग अलग से लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम जैसे ये है टॉर्क किस लिए लग रहा है, क्योंकि अगर लीनियर फोर्स लगते हैं ना दोनों तो टॉर्क क्रिएट नहीं होता। अब क्या लग रहा है फोर्स एक लीनियर वे में नहीं लग रहा, ठीक है ना, तो अलोंग द सेम लाइन नहीं है फोर्स, दोनों फोर्सेस और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां टॉर्क क्रिएट हुआ। दूसरी बात जो नेट टॉर्क की वैल्यू आई वो आई मेरे पास में पीई साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बात यहां पर थोड़ी सी सोचने की आएगी ना, वो ये आएगी कि किसी किसी बुक में मान लो सर हम इसको पीई साइन थीटा लिखें या ईपी को साइन थीटा लिखें। ठीक है, चलो वेक्टर फॉर्म की मैं बात करता हूं, फिर ये क्लियर करेंगे हम। वेक्टर फॉर्म में हम इसको टॉर्क को लिखेंगे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आएगा P क्रॉस E आएगा या E क्रॉस P आएगा, इस पे विचार करना है हमें, E क्रॉस P आएगा या P क्रॉस E आएगा, होगा इसमें से एक। क्यों? क्योंकि हम A क्रॉस B को लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है ना भाई, ए बी साइन थीटा जो होता था ये A क्रॉस B भी लिखते थे आप, और इसको मैं अगर B क्रॉस A कहूं तो इसके पीछे कोई टर्म होगी, ठीक है ना, वो अभी बताते हैं। देखो तो मैंने कहा इससे कि E क्रॉस P लिखूं मैं या P क्रॉस E लिखूं, तो हमने क्या देखना है, अब हमें डायरेक्शन को देखना है। देखिए जो P है, P की डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव उस तरफ है, E की डायरेक्शन किधर है, उधर है। अगर मैं इसमें टॉर्क की बात करता हूं, जो फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको क्या करवा रहे हैं रोटेट, तो ये रोटेट किस तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, और E और P की डायरेक्शन फिर क्या हो जाती है, सेम आ जाती है, तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, P है वो धीरे धीरे E की डायरेक्शन में आ रहा है, ये P है ये E के साथ आ रहा है, तो P साइन थीटा, तो हमारे पास में जो वैल्यू होगी ये करेक्ट होगी, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको नेगलेक्ट कर देंगे यहां से, तो P क्रॉस E
ये करेक्ट होगा वेक्टर फॉर्म में, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा और पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई समझ में आ गया क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, पी से पी जो है वो ई की तरफ आ रहा है, ऐसे जो डायरेक्शन है पी की वो, ठीक है। तो हमने पी मीन्स डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इसलिए हमारे पास में जो वैल्यू आई वो ये होगी पी क्रॉस ई, ठीक है। अब इसके कुछ आते हैं बेटा हमारे पास में स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस लेंगे अब हम, अच्छे से आपको देखना है। स्पेशल केसेस की जब बात करते हैं तो हम यहां ये देखेंगे कि जो ये रिजल्ट आया मेरे पास में, नेट टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है पी ई साइन थीटा, ये जो नेट टॉर्क आ रहा है, यहां से मैं स्पेशल केस निकालूंगा कि पहला स्पेशल केस होगा मेरे पास केस नंबर 1, ठीक है। पहला स्पेशल केस मैं स्टडी करता हूं तो मैं पाता हूं यहां कि इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो, ठीक है, तो क्या होगा देखिए। अब तो साइन जो है, साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 180 भी 0। तो हम कहेंगे यहां पर आपसे कि भाई टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पीई साइन 0 डिग्री, या आप साइन 180 लेते हैं तो भी, तो कितनी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और साइन 180 क्या होता है वो भी 0। तो अब मेरे पास में यहां वैल्यू आई नेट टॉर्क, टॉर्क एक्सेलरेट हुआ या नहीं हुआ 0। इट मींस दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आई टॉर्क की मेरे पास में, अगर मैंने ये 0 डिग्री लिया। अब अगर मैं देखिए इसी को ही अब हम अच्छे से डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां एक केस और निकालता हूं, ये डाइपोल की कंडीशन थी। अब मेरे पास में जो डाइपोल आ रहा है ना, इस कंडीशन की मैं जब बात करूं तो इस कंडीशन में मेरे पास में डाइपोल आ रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जब 0 डिग्री का मतलब होगा कि जो डाइपोल है ना, वो डाइपोल ये यू रखा है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। तो यू रखा हुआ है डाइपोल, ये सेंटर है इसका। बात क्या आई समझ में हमारे, जब एंगल ये 0 था, ये थीटा 0 था, मतलब यू हो गया, तो लीनियर फोर्स लग रहे हैं दोनों, ठीक है। तो पी की भी डायरेक्शन और ई की भी डायरेक्शन सेम आ रही है, पहली बात तो ये है यहाँ, ठीक। टॉर्क हमारे पास में क्या आ रहा है 0 आ रहा है साइन 0 की वजह से। अब देखो, तो एक तो ये कंडीशन जो है ना, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखिए इसमें 0 डिग्री एंगल आ रहा है पी और ए के बीच में, ये ध्यान देना है आपको। अगर मैंने इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्टर्ब किया, फिर करते हैं हम इसको, हमने डिस्टर्ब करके इसको यहां रख दिया, जैसे ये मेरे पास में था, सीधा था, अगर दोनों फोर्स यू लग रहे हैं, ये कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये थोड़ा सा हल्का सा यू कर दे तो ये फोर्स क्या करेंगे, वापस इसको उसी स्टेज में ले जाने की कोशिश करेंगे, बार 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 बार, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल इन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम 11th क्लास की बात करता हूं मैं, डर लगेगा आपको अगर मैं 11th की बात करूंगा तो आप मेरे लेक्चर को क्लोज कर देंगे, मुझे पता है, लेकिन बेटा आपको सुनना पड़ेगा, वरना 11th को अच्छे से पढ़ लेना। तो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दो कंडीशन में पढ़ते हैं, तो स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, ये चीज यहां से हम जानेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मैंने कहा आपसे कि बेटा अगर ये डायग्राम में ऐसे ना कह के मैं कहूं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसके अंदर जो जो डाइपोल था, वो डाइपोल किसी ने कहा कि सर मैं इसको ऐसा ना रख के, इस डाइपोल को मैं तो जी ऐसे रखूंगा कि इधर मैंने माइनस क्यू कहा, इधर प्लस का क्यू कहा। अब पी की डायरेक्शन तो है इधर और ई की डायरेक्शन है इधर, अब 180 एंगल बन रहा है, बताइए बन रहा है कि नहीं, थीटा 180 आ रहा है। अब जब थीटा 180 आएगा, ये थीटा क्या होता है बेटा, दिस थीटा इज, ध्यान रहे मैं यहां लिख देता हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एक तो बात ये याद रखनी है आपको, दूसरी ये थीटा इज द एंगल बिटवीन
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है थीटा। अब ये थीटा यहां 180 हो गया। देखो जब थीटा 0 कब था, जब पी की और ई की डायरेक्शन सेम थी। अब यहां पी और ई की डायरेक्शन अलग हो गई बेटा। पी की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ई की डायरेक्शन उधर है। ये तो फिक्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब ये 180 हुआ, अब क्या होगा, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें। अब देखो, अगर मैं इसको जब फोर्स यू लगा रहा था, ये यहीं के यहीं रुका हुआ था, क्योंकि डायरेक्शन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी उधर थी और डाइपोल मोमेंट की, अगर डायरेक्शन की बात करें तो। अब ये ऐसे कर दिया। अब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। अब जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा यू, अब क्या होगा, अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है। अब फोर्स कैसे लगेगा, माइनस के ऊपर हमेशा फोर्स किधर लगता है, इस तरफ। तो यहां जो फोर्स लगेगा ना बेटा, यहां इस फोर्स की डायरेक्शन आएगी इस तरफ। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, ये लगेगा फोर्स इस तरफ, इस पर। तो कहने का मतलब जो डाइपोल है, इस केस के अंदर तो जो डाइपोल लग रहा है ना 0 डिग्री वाले में, इस पे तो जो डाइपोल था, ये डाइपोल है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, तो दोनों फोर्स यू लगे, वापस उसी स्टेज में चला गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल, स्टेबल इन इक्विलिब्रियम होगा। अब इसकी बात करते हैं जरा। देखो जब 180 पे लगेगा फोर्स तो यूं ही लग रहा है रहेगा, तो ये अलाइन बिल्कुल, तो इसलिए होगा तो ये इक्विलिब्रियम ही, इक्विलिब्रियम है तो ये इक्विलिब्रियम में। बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम बनाएगा, देखिए स्टेबल या अनस्टेबल। मैं कह रहा हूं बेटा ये होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए जब ये 180 पे था, जब इसके अंदर हमने देखा जब प्लस का चार्ज यहां था, यहां माइनस का था, चलो एक तरफ थी, ये कंडीशन थी। अब ये चार्ज चेंज हो गया, प्लस का इधर आ गया, नेगेटिव का उधर। अब नेगेटिव पे फोर्स लग रहा है उधर से, पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है उधर। अब फोर्स लग रहा है, दबा रहा है दोनों को यूं, अब फोर्स यूं लग रहा है। अब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, ये मैंने डिस्टर्ब किया एट एंगल थीटा। अब देखो ये एंगल है, ये इसको ऐसे दबाएगा, ये इसको ऐसे दबाएगा। जब दबाएंगे तो क्या करेंगे, ये इसको यूं दबाएंगे तो ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, क्लॉकवाइज से क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। यहां तो क्लॉकवाइज हो रहा था, यू खिंचा नीचे गया। अब यहां ये जाएगा, तो अब यू होने से ये जब फोर्स यू लगेंगे ना, इस पे यू लगाएंगे हम, तो ये यू घूमेगा, उल्टा घूम रहा है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम पुश करते हैं, ये तो वापस अपने उसी स्टेज में आता है, लेकिन ये वापस नहीं आ पाएगा, ये डायरेक्शन बदल देगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और डायरेक्शन को बदल करके वापस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बात अप्लाई होगी इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन, ये अपनी ओन डायरेक्शन में ही लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हुई स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं, नेट टॉर्क हमारे पास में क्या आता है, 0 आता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एक पहला केस हमारे पास में ये आया कि जब कब की स्टडी की हमने, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके ऊपर मिनिमम टॉर्क कब जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। जब हम इसकी सेकंड कंडीशन की स्टडी करेंगे, अब हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड कंडीशन में हमने कहा आपसे बेटा, इफ थीटा जो है वो हो गया 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास में यहां जो साइन थीटा है ना, ये मैक्सिमम होगा। क्यों? और साइन थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है, जब थीटा कितना हो 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं टॉर्क मैक्सिमम की, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी पीई साइन 90, मींस रिजल्ट आया पीई साइन 90 की वैल्यू 1, और पी की अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो Q इंटू 2a और इंटू में E। ठीक है, ये आएगी मेरे पास में मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 90 के ऊपर। यानी कि हम अब टॉर्क को जब मैक्सिमम टॉर्क हमें चाहिए
कब होगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को बिल्कुल सीधा रख दे। इस कंडीशन के ऊपर जो है टॉर्क हमारे पास में आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी टॉर्क की। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोटेट कर रहा है ना, जब टॉर्क की बात आ जाती है तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन निकलती है, वहां टाइम पीरियड भी निकलता है। ये इतने कोर्स में हमारे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम चलो इसको भी करते हैं, थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे हल्का सा। ठीक है, आज के लेक्चर में तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई अच्छे से तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने ब्रीफली मैं बता रहा हूं क्या क्या चीज स्टडी की, कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है? हमेशा 0 लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 रहता है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, अगर यही इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म में, तो वहां जरूरी नहीं है 0 हो। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहां जो टॉर्क होगा ना वो टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, दोनों बातें लगेंगी यहां नेट टॉर्क की बात करें तो। अब जब नेट टॉर्क हम निकालते हैं, हमने इसका डेरिवेशन किया, पीई साइन थीटा आया। ठीक है, और पीई साइन थीटा से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, पी क्रॉस ई लिखा। पी क्रॉस ई इसलिए लिखा क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं ना, क्लॉकवाइज में आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फर्क था, वो आप यहां पर एक बार इसको अच्छे से करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा पी क्रॉस ई क्यों लिखा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ इंपोर्टेंट जो पॉइंट था, एक तो ये था कि नेट फोर्स 0 रहता है। दूसरा इंपोर्टेंट बात ये है आपके सामने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में उसको लेंग करेगा बिल्कुल। ठीक है ना, डाइपोल को चाहे आप डाइपोल को ऐसे रखेंगे तो वो यू जाके ऐसे जाएगा, अगर डाइपोल को आप ऐसे उल्टा रखेंगे तो फोर्स है वो अपोजिट लग जाएगा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन बताई तो उसमें वो वापस जाना इस साइड को उधर ही था। ठीक है ना, तो डायरेक्शन पी की और ई की हमेशा सेम रखेगा ये। और ध्यान रहे बेटा, जो थीटा एंगल होता है ये एंगल किसका होता है? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है। और आप जो टॉर्क निकाल रहे हो अलोंग द, कहां निकालेंगे ये? इसके ऊपर अलोंग ये रोटेट करता है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमने ये चीज सीखी है यहां। चलिए अब इसको और आगे करते हैं, मिटा दूं। अब हम थोड़ा सा आगे हल्का सा एक कंसेप्ट लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे इसके अंदर। हम इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को। अब हम इसमें जो बात करेंगे वो निकालेंगे अब हम अल्फा। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा, मेरे पास में क्वेश्चन है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इस डायग्राम को बीच में बना देता हूं ताकि हमें करने में आसानी रहे क्वेश्चन को पूरा। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक मैंने रखा डाइपोल, ये डाइपोल जहां भी रखा था मैंने हल्का सा इसको क्या किया, स्लाइटली हिला दिया। ठीक है, एक तरफ कोई भी साइड वो हो सकती है। तो जो मैंने ये डाइपोल रखा, ये रखा मैंने -Q, और यहां है प्लस का Q। इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, पता ही आपको ये बात। तो अब मैंने आपसे कहा कि बेटा ये जो एंगल है ये एंगल आया अल्फा एंगल। ठीक है, अब हमें ये जो अल्फा एंगल, चलो मैं इसको 30 डिग्री पे कर देता हूं, एक न्यूमेरिकली बना देते हैं इसको हम। कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री के ऊपर ये हल्का सा स्लाइटली हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट एट द मोमेंट डाइपोल इज रिलीज, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द डाइपोल। हमने क्या करना है यहां पर, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन that is alpha for the dipole, for dipole, angular acceleration of dipole क्या होगा यहां पर? angular acceleration of dipole, आपको angular acceleration फाइंड आउट करना होगा। देखिए कैसे करेंगे। अब हमें यहां पर सिर्फ क्या देखना है, टॉर्क की वैल्यू को देखना है।
ठीक है। एंगल हमारे पास में ये गिवन है, ठीक है। डायग्राम है ये आपके सामने है, आप इस डायग्राम को सही से करेंगे तो ये सेंटर हो गया O, ये लेंथ A, ये लेंथ A, ठीक है। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़ा देखिए, जब लीनियर एक्सेलरेशन की बात आती है, हमने ये 11th में सीखा था बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो आप कैसे निकाल पाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को, जब तक आपके पास में क्या नहीं होगा, इनर्शिया वाली कंडीशन। ध्यान रहे, इनर्शिया वाली जो कंडीशन होती है ना, उसी के थ्रू हम ये निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन भी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी किस लिए आ रहा है कि जब मैं इसको एक एंगल के ऊपर स्लाइटली मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ट्राई करेगा अपने ही वापस अपने ओरिजिनल पाथ के अंदर लाने की, तो ये इसको ऐसे लेकर के आएगा। लेकिन ये यही नहीं रुकेगा, ये ड्यू टू द इनर्शिया, ये इनर्शिया का कंसेप्ट लग जाएगा बेटा। जैसे जितना 30 डिग्री पे ये गया है, अभी जब नीचे आएगा तो यहां ना रुक करके हल्का सा नीचे जाएगा, फिर ये वापस अपनी स्टेज में लेकर के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, P और E को लीनियर रखने के लिए। तो ये एक लाइन में लेकर के ये फिर ऊपर जाएगा एंड ये मोशन इसका चलेगा, यानी कि ये ओसिलेट करेगा। आगे हम ओसिलेशन के ऊपर टाइम पीरियड की भी बात करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो अब हम सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो अब हम इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेटा आपको पता है एज वी नो टॉर्क जो होता है उसका अल्फा के साथ, जो हमें अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके साथ कैसे क्या रिलेशन है। एंगुलर की कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली कंडीशन याद करो आप, आई अल्फा, आई क्या है यहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, टॉर्क है वो आई अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर कैलकुलेट करनी है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना बेटा, बिल्कुल इजी सा हो गया अब हमारे पास। अब एज वी नो टॉर्क जो होता है वो PE साइन थीटा है। टॉर्क की वैल्यू आप यहां से ये निकाल चुके, आप क्या लिखोगे, यहां पता है आपको, निकाली तो क्या है आपने, आई अल्फा ये रख दिया, इज इक्वल टू P क्या होता है, Q इंटू 2A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। बताइए ये बात, साइन कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आई की वैल्यू की बात करता हूं मैं, इनर्शिया, इनर्शिया कैसे निकालते थे हम, ध्यान है, इनर्शिया को जब हम निकाला करते थे तो इनर्शिया को हम ऐसे करते थे, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस m3 r3 का स्क्वेयर, फॉर n पार्टिकल्स हम बात करते थे प्लस और प्लस mn rn का स्क्वेयर, ऐसा कुछ करते थे हम, ठीक है। तो अब इनर्शिया जो है यहाँ कुल मिलाकर के हमारे पास mr स्क्वेयर आता था, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर मैं इनर्शिया की बात करूंगा तो m1 r1 का स्क्वेयर प्लस में m2 r2 का स्क्वेयर। बताइए इनर्शिया ये आएगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात और यहां पर याद रहे, मैंने आपसे नहीं बताई बात, क्या है बात, ये कि जब ये जो चार्ज पार्टिकल थे ना बेटा, चार्ज पार्टिकल जहां होगा वो मास को कंटेन करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है जहां मास हो वहां चार्ज हो। दोबारा सुन लो, जहां चार्ज होगा वह मास डेफिनेटली होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कहीं मास हो तो वहां चार्ज हो। तो यहां मास होगा m और m, सेम ले लिया मैंने, m ये क्या है, मासेज हैं। अब इनर्शिया निकालना आपके लिए इजी हो गया, आप कहोगे सर इनर्शिया जो है वो बराबर आ गया m, r का मतलब हो गया a, m a स्क्वायर प्लस में m a स्क्वायर, और इनर्शिया बराबर आया 2m a स्क्वायर, ये इनर्शिया आएगा यहाँ, बताओ आया कि नहीं। तो इनर्शिया की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, 2m a स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू 2A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है कि नहीं, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल बेटा, एक A से एक A कैंसिल, ठीक है। ये इनर्शिया की वैल्यू रखी थी हमने, अल्फा तो बच गया यहाँ, इंटू में अल्फा भी है, ओके। अच्छा अब अल्फा की वैल्यू बताओ आप क्या आई आपके पास, अल्फा की वैल्यू आई Q E डिवाइड बाई
2Ma। ये है, देखो एक बार इसको अच्छे से। अल्फा इज इक्वल टू क्यू ई बाई 2ma। यहां Q जो है वो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, डाइपोल है आपको पता ही है। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन होगा, 2 कांस्टेंट मास पार्टिकल्स का जो भी होगा गिवन होगा न्यूमेरिकल, अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो। और A क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये A ध्यान रही, एक्सेलेरेशन मत समझ लेना, कंफ्यूज हो जाओ। A क्या है इसकी, ये जो 2a है कंप्लीट, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल है, लेंथ, ठीक है, मिड पॉइंट से एक पोजीशन की ये हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास में आया कौन सा डेरिवेशन, क्या निकाला हमने, अब देखो अल्फा निकाला, ठीक है। अल्फा क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी उस डाइपोल के अंदर जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। आज तो विदाउट डस्टर ही काम चलाना पड़ रहा है भाई, पता नहीं मेरा प्यारा सा डस्टर गया कहां। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर कुछ आगे करते हैं। सभी बच्चे नोट करेंगे पॉइंट्स ये, कि मेन बात ध्यान रही, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, नेट फोर्स लगता है, वो कितना होता है, हमेशा जीरो, हमेशा जीरो रहेगा। और अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे किसकी, टॉर्क की, तो टॉर्क कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जीरो ही लगे, वो जीरो हो भी सकता है और मे नॉट भी जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन होगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अभी बताया था ना जो मैंने, जैसे आज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं ये, ठीक है। ये हमने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को जब मैंने रखा, वो कुछ एंगल के ऊपर, जितने भी एंगल पे हमने रखा, वो क्या करेगा, नीचे आएगा। तो जब अपन किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड इसको अपनी ही डायरेक्शन में लेकर के आएगी, इसके मोमेंट को। जब इसके मोमेंटम को अपनी तरफ लेकर के आएगा ये, तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो ये वापस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करना शुरू करेगा, ये वापस अपनी जगह लाएगा, तो ये फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग एंड गोइंग ऑन, और ये प्रोसेस चलेगा यहाँ पर, यानी कि ऑसिलेट करना। सो ये कितने टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा, हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, कि जब मैंने इस डाइपोल को रखा, यही क्वेश्चन है मेरे पास में, हाँ बिल्कुल। तो इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इट विल ऑसिलेट विथ स्मॉल एंगल, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं आगे। तो आगे जब हम इसको करेंगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क की बात कर, देखिए अब क्या होगा, जब ये जो डाइपोल मूव करेगा, ठीक है ना, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, तो एक टॉर्क ऐसा भी इसके ऊपर अपने आप क्रिएट होगा जो इसको रेस्ट में लाने के लिए कोशिश करता है पूरा, ठीक है, इसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, जिसको कहते हैं हम रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, वो टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क होता क्या है, पीई साइन ऑफ थीटा। टॉर्क होता है बेटा हमारे पास में पीई साइन थीटा। अब हम बात करते हैं यहां पर एक डायग्राम बना करके, जब ये स्टेबल कंडीशन के अंदर हम रखेंगे किसको, एक डाइपोल को। तो सपोज कीजिएगा मैंने एक डाइपोल को रखा हुआ है इस जगह पर, ये था मेरे पास में डाइपोल, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, ये डाइपोल मेरे पास रखा था। अब मैंने क्या किया, इसको सपोज कर लिया आपने कि हमने इसको थोड़ा सा इस तरफ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैंने पोजीशन स्लाइटली इसको
मैंने रोटेट किया इस जगह पर, तो ये माइनस का क्यूब, ये प्लस का क्यूब, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो अब देखिए, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेरी शॉर्ट है, वेरी स्मॉल। सो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लेते हैं हम? थीटा के। तो टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? पीई इंटू थीटा के। बताइए ये आएगा कि नहीं, ये कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और हम सीख चुके, क्या? ये मैं अभी बता रहा था आपसे, जो रेस्टोरिंग टॉर्क आता है, रेस्टोरिंग टॉर्क हमेशा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ थीटा। क्या ये कंडीशन आपको पता है? रेस्टोरिंग फोर्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होती है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन होगी टॉर्क की। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको ये कहूं आपसे, टो इज इक्वल टू पीई माइनस ऑफ थीटा, बताइए कोई डाउट हो तो? टो इज इक्वल टू पीई माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ थीटा के इन द केस ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, और हमने ये 11th में सीखा था, ठीक है। अब अभी अभी जो मैंने कंसेप्ट किया था टॉर्क के साथ में, आई अल्फा वहां से निकाला था, तो हमें पता था टॉर्क जो है एज वी नाउ जो टॉर्क होता है वो इक्वल होता है आई अल्फा की। तो मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, उसी टाइप से चलेंगे। तो यहां पर अब हमारे पास में जो टॉर्क आएगा, यहां मैंने रखा आई अल्फा इज इक्वल टू पीई माइनस ऑफ थीटा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या है? माइनस ऑफ थीटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये माइनस थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो अल्फा होता है वो क्या होता है? देखो, जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन हमारे पास में बराबर आता था ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ था, ध्यान करिएगा 11th में, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर और डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव थी? शायद ये नेगेटिव थी, चेक कर लो, ठीक है ना, ये रिलेशन था। तो अब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं अगर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या ये आएगी वैल्यू? समझ रहे हैं भाई? अल्फा जो है इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा यहां, ठीक है। अच्छा, और जो अब हम इसको क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को यहां पुट कर दें, करिए जरा, आई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पीई इंटू माइनस ऑफ थीटा, और थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस साइन से ये माइनस का साइन कैंसिल, और मेरे पास में जो वैल्यू आएगी, मैं ये रिजल्ट यहां पर आपके लिख भी रहा हूं, जो हमने कहा आपसे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा आती है, ये बात ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहां से क्या किया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या? पीई अपॉन आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पीई अपॉन आई। और ओमेगा की वैल्यू जब आप निकालोगी तो कितनी आएगी? पीई बाई आई का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता ही है ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आप टॉर्क निकाल, टाइम पीरियड निकाल रहे थे, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, टाइम पीरियड निकाल रहे थे ना, टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू आई 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पीई, ठीक है। तो जो ये टाइम पीरियड है हमारे पास में, ये टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा? ये टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पीई,
समझ में आ गई? ये टाइम पीरियड इसका आएगा ड्यू टू द ओसिलेशन, इसके ओसिलेशन के द्वारा जो है डाइपोल का जो टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज के जो कंसेप्ट हमने किए हैं दोनों तीनों, इनको आप अच्छे अच्छे तरीके से साफ साफ तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े इजी लगेंगे ये। ठीक है, लेक्चर को आप दोबारा से कंटिन्यू करके आप इनको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जहां हमसे कहीं छोटी मोटी त्रुटि रही हो उसको आप थोड़ा सा बुक की हेल्प लेकर के और अच्छे से एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।